1981 एक हिस्टोरिक हाउस जो कि सलेम मैसाचुसेट्स के अंदर परचेज किया जाता है और उसे ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी साल क्रिसमस में जब उस हाउस में कोई भी मौजूद नहीं होता, बस वहां पर एक कैमरा लगा होता है, नाइट विजन कैमरा, जो कि कुछ अजीब सा रिकॉर्ड करता है, जो कि काफी डरा देने वाला और अजीब होता है। उस कैमरे के अंदर एक अजीब सी इमेज स्कैरी वुमेन की नजर आती है, जो कि लोगों का मानना होता है कि चुड़ैल की है। इसके बाद जो वहाँ गार्ड्स वगैरह होते हैं और जो लोग होते हैं, जब उन्हें बात पता चलती है तो वो इस इंसिडेंट के बाद वो हाउस को छोड़ के चले जाते हैं। जोशा वार्ड हाउस के नाम से ये घर है, जो कि जोशा वार्ड ने बिल्ड किया था 1784 के अंदर। इससे पहले ये घर हुआ करता था जॉर्ज कॉर्विन का, जो कि एक हाई शेरिफ थे और इंटरोगेटर भी थे, और इसके अलावा अमेरिकन हिस्ट्री के बहुत ही जाने जाने वाले विच किलर, चुड़ैलों को मारते थे। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी सारे विच ट्रायल की एग्जीक्यूशन के पीछे, जो कि 1692 से लेकर 1693 के दरमियान हुई। वहाँ तकरीबन 200 खातून जिस पर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो विच क्राफ्ट, काला जादू को प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से 20 को मार दिया गया था, सजा दी गई थी। जो शेरिफ थे वो काफ़ी ही अजीब नेचर के थे और इनका जो टॉर्चर करने का मेथड था वो बहुत ही जालिमाना था। इनका फेवरेट वे चुड़ैलों को मारने का या जो भी ये टॉर्चर करते थे जिनको, बहुत ही अजीब सा था। ये नेक से लेकर एंकल्स तक बांध दिया करते थे जब तक उनकी नाक से खून का फुआरा ना निकलना शुरू हो जाए। इस हाउस के अंदर काफी सारे प्रिजनर्स को टॉर्चर किया गया है घंटों तक, ताकि वो मर जाए, और इन्हें क्रश कर दिया जाता था बहुत ही भारी पत्थर से। आफ्टर दैट इस हाउस को हॉन्टेड कहा जाता है। कहा जाता है कि यही स्पिरिट अब बदला लेना चाहते हैं, और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंज पैरानॉर्मल हैपनिंग्स हुई हैं, जो कि रिपोर्ट की गई है जोशा वार्ड हाउस, जैसे कि अजीबोगरीब आवाज़ें आना, अजीबोगरीब चीज़ों का दिखना, चीज़ों का मूव होना, या किसी बंदे को किसी इनविजिबल हैंड्स ने उसका गला पकड़ लिया, गला दबा दिया। इस तरीके के वाक़यात यहाँ पर होते हैं। इस तरीके के इंसिडेंट पूरी दुनिया में कॉमन है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर इंसिडेंट होते हैं, साउथ एशिया में, या सिर्फ मुसलमानों के साथ होते हैं, या मुस्लिम कंट्रीज़ में होते हैं, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होते हैं। ये दुनिया के हर कोने में इस तरीके के वाक़यात हम सुनते हैं। वेलकम टू माई शो। My name is Dr. Mubarak Muhammad Ali and you are listening to Horror Stories with Mubarak's Art। आज ये 8वां एपिसोड है। इस शो के बारे में ऑलरेडी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस नौइयत का शो है। तकरीबन 40 मिनट्स तक का ये शो होता है। एवरी सैटरडे 12 AM को न्यू एपिसोड आता है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। इसमें हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टोरीज, इंफॉर्मेशन, डिस्कशन करते हैं। लोगों की स्टोरीज। अगर आप भी अपनी स्टोरीज सेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। आप अपनी स्टोरीज, अपने वाक़यात भेज सकते हैं हमें ईमेल पर mubarakart@hotmail.com पर mubarakart@hotmail.com। अपना नाम, अपने शहर के साथ बताइए, वाक़या हम इसे शामिल करेंगे। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप अपने वाक़यात भेज सकते हैं। वहाँ पर आप मुबारक आर्ट के नाम से हमें सर्च करें, फॉलो कर सकते हैं आप हमें वहाँ, और वहाँ पर भी आप अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप वॉइस में अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। आप अपनी स्टोरी, अपने वाक़यात को वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं, आइदर ईमेल, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप आसानी के साथ हमें भेज सकें। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है स्टल सेमेट्री। सेमेट्री कब्रिस्तान को कहते हैं। I live about 15 miles outside of Stell, Kansas। Kansas एक जगह है। There's a cemetery there with a church, behind which there is purportedly a staircase that is one of the 7 gateways to hell. The church is old, so it's just stone walls and no roof. But allegedly, no rain or snow will fall inside of the church. And if you manage to find the staircase, it descends forever and you can never reach the surface even if you turn around just moments after beginning your descent. There was a large tree used to hang witches once upon a time, but the tree was recently destroyed. There's a rumor that when flying over Kansas several years ago, the Pope refused to fly over Stern. It's a very popular spot for drunk high school kids to go visit on a dare in the middle of a night. Sadly, the walls of the church were knocked down a few years ago as well, but you can still tell where it was, and a staircase remains. It's supposed to be difficult to find.
and I have never bothered to look very hard for it. But a lot of people insist that there really is a set of stairs descending into the ground. I am not much for creepy stories usually, but the few times I have visited Stull, I wasn't sorry to leave. It's just a creepy place. Stull cemetery कैंसस के अंदर मौजूद है. ये जो है वो तकरीबन 15 माइल आउटसाइड रहते हैं उस जगह के. वहाँ पर सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान मौजूद है चर्च के साथ. उसी के पीछे एक सीढ़ियाँ उतरती है जो कहा जाता है कि 7 गेटवे है दोज़ख का. चर्च काफ़ी ओल्ड है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ दीवारें हैं और छत नहीं है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर बर्फबारी या बारिश अंदर नहीं गिरती. पर अगर आप सीढ़ियाँ ढूंढने में कामयाब हो भी जाएंगे तो आप नीचे जाएंगे आप नीचे जाएंगे और सरफेस पे नहीं पहुंच पाते. ये बड़ा एक अजीब है और आप जब देखेंगे तो आप स्टार्ट में मौजूद होंगे लेकिन आप नीचे नहीं पहुंच पाएंगे. उसी के बाहर एक काफ़ी बड़ा सा दरख्त है चर्च के बाहर, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर चुड़ैलों को लटकाया जाता था वंस अपॉन अ टाइम. लेकिन अब वो ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और र्यूमर ये है कि कैंसस से जब फ्लाई कर रहे थे कुछ साल पहले तो पॉप जो थे इन्होंने इस स्टूल के ऊपर से ट्रैवल करने से मना कर दिया था. काफ़ी पॉपुलर जगह है ड्रंक हाई स्कूल किड्स के लिए जो कि डेयर के मारे यहाँ पर विजिट करते हैं मिडिल ऑफ अ नाइट. लेकिन अफसोस के साथ इनकी जो दीवारें हैं चर्च की वो भी अब गिरा दी गई है कुछ साल पहले. लेकिन स्टिल अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप सीढ़ियों को इजीली ढूंढ सकते हैं और मुश्किल भी है. और कभी जो है वो इन्होंने भी कोशिश की है और काफ़ी लोग इंसिस्ट करते हैं कि वहाँ है स्टेयर्स क्योंकि ग्राउंड की तरफ जाती है. ये इतनी क्रीपी स्टोरी नहीं है बट ये कहते हैं कि बस इट्स अ क्रीपी प्लेस और बस यही वो शेयर करना चाहते थे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी फ्रॉम कैंसस. ओके, कैंसस से अगर हमें कोई सुन रहा है तो ज़रूर हमें जो है बताइए कि आइदर इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है क्या. देखें, इसके मुताबिक जो आपने बताया माइट बी पॉसिबल. इसको मैं पैरानॉर्मल की तरफ नहीं ले जाऊंगा. ये जो है मेरा ख्याल है कुदरती है, नेचर है, मिरेकल है. तो इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है. ये हो सकता है ये मिस्ट्री है और इस तरह की काफ़ी सारी प्लेसेस है इस दुनिया में जो कि काफ़ी जो है परेशान करती है और हम हैरान हो जाते हैं. उसका लॉजिक हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है. बट जहाँ हमारी लॉजिक, हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ पर खुदा की मिस्ट्रीज शुरू होती है. ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वाक़ये की तरफ. ये है चित्राल के अंदर मौजूद नगर फोर्ट. एक किला है जो कि चित्राल वैली के करीब में मौजूद है. On the way from Chitral to Lowari, it was built on the order of then Mehtar of Chitral, Shujaul Mulk. It was constructed originally as a winter resort for the Mehtar. It is an area that is relatively warmer than other parts of Chitral. It is believed to be haunted.
नगर फोर्ट चित्राल के अंदर मौजूद है, उसी के करीब। और ये जो है जब आप चित्राल से लोवाली की तरफ जाते हैं तो ये वहीं पर बनाया गया और कहा जाता है कि मेहतार ऑफ चित्राल ने बनवाया था। ओरिजिनली ये विंटर रिजॉर्ट है मेहतार के लिए, और ये काफ़ी गर्म है चित्राल के दूसरे इलाकों के मुकाबले में। क्यों गर्म है? हो सकता है वहाँ हीटर लगा हो, माइट बी पॉसिबल। जस्ट एक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने किस सेंस में कहा है कि वो ज़्यादा गर्म है। और कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है। चित्राल में हमारे काफ़ी सारे दोस्त अहबाब हैं और हम बिल्कुल जो है उनसे पूछेंगे, चित्राल साइट पे पूछेंगे हम कि आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या आइज़र वहाँ पर इस तरह का कोई किला मौजूद है या नहीं है। ज़रूर हम पूछेंगे। इसके बाद जो है वो हम अपने नेक्स्ट जब भी हमें इस बात कंफर्म होगा तो हम ज़रूर आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा अगर आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले इस बारे में। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वाक़े की तरफ, जो कि है इंटरेस्टिंग वाक़या है, गोस्ट ट्रेन। स्टेट्सविले, नॉर्थ कैरोलिना, 1891. A crowded train ruined near a tall trestle, killing 30 people. From then on the anniversary of the wreck, you could hear the sounds of a train crashing and the screams of the dying. In 2010, a team of ghost hunters were on that trestle on the anniversary of that wreck. They heard the sound of an approaching train and then saw a light. Turns out it was an actual train and it hit and killed one of the ghost hunters. Okay. भूत या कह सकते हैं जिन्नात की ट्रेन, स्टेट्सविले, नॉर्थ कैरोलिना, 1891 में। कहा जाता है कि क्राउडेड ट्रेन लोगों से भरी हुई ट्रेस्टल्स के करीब तबाह हो गई, 30 लोग मारे गए। और इस हादसे की एनिवर्सरी के दिन वहाँ पर ट्रेन की आवाज़ आती है, क्रैश हो गई ऐसी आवाज़ आती है। उसके बाद चीखों की आवाज़ आती है लोगों, जैसे कि वो मर रहे हैं। 2010 यानी कि काफ़ी रिसेंटली गोस्ट हंटर्स की टीम वहाँ जाती है और उस एनिवर्सरी के दिन और उन्हें आवाज़ आती है कि एक ट्रेन आ रही है और एक वो लाइट देखते हैं और एक्चुअली वो एक ट्रेन होती है और वन ऑफ द गोस्ट हंटर मारे जाते हैं। और इसमें कितनी सच्चाई है हम इस बारे में नहीं कह सकते कुछ भी, बट ट्रेन्स के बारे में हमने काफ़ी सुना है। ट्रेन की जो पटरियाँ होती है ये काफ़ी कुछ वाक़यात अपने साथ दबाए रखती है। काफ़ी सारे वाक़यात होते हैं जो इसमें छुपे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वाक़यात तो होते हैं। और माने या ना माने, बट ज़बरदस्त वाक़यात छुपाए बैठी होती है। खैर, अगेन बताता चलूँ, अगर आप हमारा शो भी सुन रहे हैं तो आप ज़रूर जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप स्टेटस डाल सकते हैं, लोगों को बताइए कि आप शो सुन रहे हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे लोगों तक जो वाकई में अपने इंसिडेंट्स शेयर करना चाहते हैं वो करेंगे, उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ज़रूर आप जो है वो बताइए। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ईमेल पर mubarak@hotmail.com। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं, अपने नाम, अपने शहर, अपने इलाके के साथ।
इसके अलावा अगर आप वॉइस रिकॉर्ड में अपनी स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्हीं प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। अगर इस नौयत की हुई तो हम ज़रूर इसे शामिल करेंगे आप ही की आवाज़ में। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाक़ये की तरफ। द ग्रेव इन द पार्किंग लॉट। Mary Ellis was buried in 1828 in the Ellis family plot on the wooded hillside overlooking the Raritan River in New Brunswick, New Jersey. The story of her life was a sad one. Apparently, she had fallen in love with a sea captain who had promised to come back and marry her. Ellis, the captain, never returned. Mary never let go of the memory of her lost love. Upon her death, she was buried at the spot where she waited faithfully for her love to return. Now, nearly 200 years later, she is still there. Now the surrounding land has been turned into a parking lot for a series of retail outlets. Most recently an AMC theatre and a famous Dave's restaurant. Ever since the area was regraded for parking. The grave, undisturbed and surrounded by a chain link fence, has stood atop a 7-foot high pedestal of earth in the middle of the lot. मैरी एलिस 1822 में इन्हें दफनाया गया था एलिस फैमिली प्लॉट में, जो कि एक वुडेड हिल साइड एरिया है न्यू जर्सी के अंदर। स्टोरी कुछ यूँ है कि इन्हें एक सी कैप्टन से प्यार हो गया जिन्होंने इन्हें वापस आने का वादा किया था और शादी करने का वादा किया था। एलिस नाम था उनका। वो कैप्टन दोबारा नहीं आए और मैरी जो है वो इस मेमोरी को भूल नहीं पाई, और जब इनकी वफ़ात हो गई तो इन्हें उन्हीं स्पॉट पर दफनाया गया जहाँ ये फेथफुली अपने लवर का इंतज़ार कर रही थी। अब इस वाक़ये को तकरीबन 200 साल, नियरली 200 ईयर्स होने वाले हैं। अब तक वो वहीं हैं। उसके आसपास काफ़ी सारे इलाके बन चुके हैं, आबाद हो चुके हैं, रिटेल आउटलेट्स बन चुका है। रिसेंटली जो है थिएटर और एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। इसके बाद पार्किंग भी बनाई गई है, लेकिन इस कब्र को अनडिस्टर्ब छेड़ा नहीं गया है और एक फेंस से सराउंड किया हुआ। कितनी सच्चाई है, बट इसमें जो है वो ऐसा है कि ये किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो ये काफ़ी जो है वो कम ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होती, और इस तरीके की चीज़ हम काफ़ी जो है वो जो होते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, खैर, थैंक यू सो मच। आपने अपना वाक़या भेजा न्यू जर्सी से। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाक़ये की तरफ। द ब्लैक एंजल ऑफ ऑकलैंड सेमेट्री। We have already reported on the striking Black Angel statue that haunts Iowa City's Auckland Cemetery. The Black Angel is said to possess the power to kill anyone who kisses or in some cases touches. But its strange history bears repeating in this list. The bronze statue is said to have turned black overnight, though the supposed reason varies. From a lightning strike to a mark of its owner's infidelity. Whatever the case, the shadow of the Black Angel statue makes a chilling monument indeed. काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है एक स्टैचू का जो कि ऑकलैंड सेमेट्री में मौजूद है। कहा जाता है कि इस ब्लैक एंजल स्टैचू में कुछ असरात हैं
उन लोगों को ये मार डालता है जो इन्हें चूमते हैं या टच करते हैं। लेकिन स्ट्रेंज है हिस्ट्री, ये ब्रॉन्ज का स्टैचू है जो कि ओवरनाइट ब्लैक हो गया। रीजन कहा जाता है कि इस पर बिजली गिरी, इस वजह से ऐसा हो गया। बहरहाल, इट्स इंटरेस्टिंग कि एक स्टैचू के अंदर जो है वो इस तरीके के वाक़यात, और बिल्कुल जो है वो हमने जो है वो सिर्फ इंसानों के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर हमने सुना। बट कहा जाता है कि ये जो मखलूक़ात होती हैं ये सिर्फ लिविंग थिंग में नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग में भी एग्जिस्ट करती है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चीज़ों पर, लाइक डॉल का हमने वाकया देखा था। इसके अलावा एक पेंटिंग है जो कि हॉन्टेड है, मिरर हॉन्टेड हो सकता है। इस तरह ये काफ़ी चीज़ों में अपना असर दिखा सकती है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी जो है ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है, काफ़ी बड़ी स्टोरी है, काफ़ी बड़ी स्टोरी है। हम जो है वो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है स्टोरी में। स्टोरी का नाम है दी बेसमेंट, माई हाउस सिटिंग स्टोरी। 2 months after my brother and his wife bought a new house, they had to go out of town and needed their cat fed. Their house and my office are both a good drive from my apartment. But only a few minutes away from each other, my brother said if I wanted, I could just stay over in the guest room rather than driving among the 3 places. So I got the keys and instructions. I was staying there 3 nights, Monday to Wednesday. Monday evening was uneventful until about midnight. I was lying on the living room couch, watching Conan with a cat lying on my chest. I started to drift off to sleep. The next thing I knew, I was standing in pitch black darkness. I completely freaked out. I had no idea where I was. I felt around in the dark and felt nothing. Finally, I realized there actually was a faint blue light coming from above. I moved towards it and then understood where I was. I was in the basement. The light was coming through the basement door at the top of the stairs, which leads to the kitchen. Just enough moonlight apparently made it through from a window elsewhere in the kitchen. I bolted up the stairs, turned on the kitchen light, and closed the basement door. I was terrified until I calmed down enough to come to the conclusion you probably already came to. I had sleepwalked all the way down the stairs. After opening the basement door, which I know was closed, a couple things are important to the story. The first basement, the house was very nice, actually more than they should have been able to afford. The only exception was the basement. I had only seen the basement once. When I first got the tour, it was totally unfinished and was the one major thing they wanted to fix up. All they had down there was some boxes and a washer dryer. I had no reason to want to go down there and had kind of forgotten it exists.
The other point is that sleepwalking is kind of a thing in my family, almost an inside joke. My brother talked in his sleep constantly and would sleepwalk sometimes, and it always scared the hell out of me. The idea of people doing things in their sleep just creeps me out to the core. It still does. My brother knew this and would tease me about it. So it was known in my family that I had this phobia. But as far as I know, I had never ever sleepwalked until that night. The image kept playing in my mind over and over of me asleep, getting up from the couch, walking to the kitchen, opening the basement door, and shuffling down the stairs into total darkness, creepy as all hell. Anyway, I saw the TV was still on in the living room, playing Wedding Crashers. I watched the rest of the movie, trying to laugh and think of a sleepwalking as a funny story to tell my brother. When I went upstairs to go to sleep in the guest room, I stayed asleep. That was night one. The next morning, in the light of day, it didn't seem that scary. I texted my brother about it and joked around. All day, I wasn't bothered one bit. But as I am walking out of my office to my car, I am overcome with this sense of dread. All of a sudden, the thought of going to sleep in that house and maybe sleepwalking again is scaring me. So I had a plan. I stop at the hardware store and pick up one of those rubber door stopper wedge at the house. I jammed this into the crack under the basement door and kicked it in until it's as far as it can go. I test out trying to open the door and it wouldn't budge. Perfect. Later I go upstairs and fall asleep. When I wake up, I swear to God, I think I am dreaming. I was standing in darkness again. But this time I know exactly where I am. The smell is the same. The concrete floor under my feet is the same. I look around for the light from the upstairs and it takes me longer to find it because it's farther away. And last night I was only a couple of feet from the stairs. This night it was maybe 10 feet. I run up and turn on the kitchen light. I see the rubber wedge on the floor a couple of feet away, as if toast there. Again, I can't stop picturing myself sleepwalking. Out of the bedroom, down the stairs, trying to open the basement door, bending down and yanking out the wedge, and then again slowly down into the darkness. I decided I was turning on the basement lights and they were staying on. I opened the door and flipped the switch to the basement stairway. I saw there was a main switch at the bottom of the stairs. To give you a quick sense of a layout, the staircase splits the basement into two parts. To the right is a small area with a washer, and to the left is a big open area. Anyway, I walked down and turned on the light for the whole basement. That's when I noticed something I hadn't noticed when my brother gave me the tour. About 10 to 15 feet away in a big area, there was a door to what looked like a small closet. This door was closed but had no doorknob, just an empty hole. So it looked like it was freely swinging open. I realized it was very close to where I had just awoken. Then a freaky thought came to me. It was as if each night I was heading to the door and getting a little farther each time before I woke up. As soon as that thought popped into my head,
I walked it up the stairs again, left the light on and closed the door. I went up the bedroom, but it took me forever to fall asleep. That was night 2. The next morning, Wednesday morning, I woke up late for work. I didn't think about the basement at all because I was scrambling to get ready. At work though, I was still curious about what was behind the door. So I texted my brother and asked. He replied, "Wait, why were you in the basement?" I realized that when I texted him the day before, I never actually told him where I woke up. So I tell him I woke up in the basement, actually twice in a row. After a while, he sent this novel-length text about how the basement is creepy. Not to go down there, etc. How they tried putting the little boxes in the basement and the cats made a mess in the house because they refused to go down. How he volunteers to do every chore other than the laundry, so he doesn't have to go down there. He says all this stuff, and it's surprising to me because my brother never believed in the paranormal. Ever since we were kids, I also realized he never answered my question about the door, but I let it go. After work, I get the same feeling of dread as I am walking to my car. I really don't want to stay there again, and then decide I don't have to. So I go feed the cats, get my stuff and drive back to my place. I am supposed to feed the kids one more time, so I will stop over in the morning. As I went to sleep at my apartment, I was thinking of all the steps I would have to take to sleepwalk to basement again. Find my car parked around the block, drive asleep to my brother's house, but this time asleep through the night. That was night 3. Thursday morning, I stop at the house as planned. I am about to leave when I remember that the basement lights are still on. I don't even hesitate to go down to turn them off. There was something about being there in the morning that at the time made it seem fine. When I go down again, the door without a doorknob catches my eyes. And it also doesn't seem scary anymore. So what the hell, let's see. I walked over to it and I distinctly remember not feeling spooked at all until I reach my hand towards the doorknob hole to pull it open. As soon as I do that, instantly I feel this electric feeling like the air before a storm. And I imagine a hand coming through that hole and grabbing mine. It was like 0 to 60, going from no fear to being certain that something horrible would happen if I opened that door. It's hard to describe it other than that electric feeling. I booked it up the stairs and out of the house. So a month later, I meet my brother for a happy hour, a few drinks in. We start joking about me sleepwalking at the creepy basement. I say he never answered me about what's behind the door. And he says, I don't want to know. Joking at first, but then insisting. Finally he tells me. And I don't believe him. He's my big brother and has only bullshitted me about 1,000,000 times in my life. This was his explanation. The previous and the first owner of the house had a teen daughter that used the basement as her bedroom. The door was to her closet, where one night she curled up, took some pills and killed herself. The family was going to remodel the basement, but after tearing it apart, realized they couldn't do it and had to move. That's why only the basement was unfinished, and why my brother was able to afford the place. And the sailor had to disclose a suicide happened in the residence. He said if I didn't believe him, to look up the market values of the identical houses in this tract.
I know how much they paid for their house, and it was way low. He and his wife considered themselves rational people and figured it was bargain, but didn't want to tell anyone. After they moved in, his wife was fine with the basement, but he grew to hate it. He apologized for not saying anything to me before I stayed there, but he never thought I did have any reason to go down there. Now here is what that convinced me. I said, okay. Only thing that makes me kind of believe you is that the last morning I was there, I went over to the closet door, and at this point I see my brother's face change, and I continue. When I went to open it, the air felt like, and at the same instant I say electricity and my brother says electric. At the same exact time I saw his face and knew he was telling the truth. I have never stepped foot again in the basement, and I haven't sleepwalked since. Quite long story और काफ़ी बड़ी स्टोरी है, और हम आपके लिए समराइज करेंगे इसे उर्दू में. बेसमेंट स्टोरी का नाम, हाउस की स्टोरी है. 2 महीने हुए थे कि इनके भाई ने और उनकी वाइफ ने घर खरीदा और उन्हें बाहर जाना पड़ा. तो इन्हें जो है वो उनकी जो बिल्लियाँ थी उन्हें खाना खिलाने के लिए कहा गया कि आप वहाँ पे उन्हें खाना खिला दीजिएगा. इनका हाउस और ऑफिस के जो अपार्टमेंट है वो ज़्यादा दूर नहीं था इससे, तो इन्होंने जो है वो सिर्फ कुछ मिनट की दूरी थी. तो इनके भाई ने कहा कि अगर आप चाहो तो आप इधर गेस्ट रूम में रह सकते हो. आप 3 प्लेसेस में अलग अलग जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इधर ही रहें. कीज़ दे दी और इंस्ट्रक्शन बता दी. 3 रातों तक ये वहीं पे रहे, मंडे से लेकर वेडनेसडे. मंडे इवनिंग पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मिडनाइट तक लेटे हुए थे काउच पर, कुछ देख रहे थे टीवी में. बिल्ली इनके चेस्ट पर सोई हुई थी और ये नींद आ गई इन्हें. और नेक्स्ट थिंग इनको बस ये पता है कि जहाँ पर इनकी आँख खुली तो ये पिच ब्लैक डार्कनेस के अंदर खड़े थे. कंप्लीटली हैरान हो गए, आइडिया नहीं हुआ कहाँ है. डार्क में कुछ फील नहीं हो रहा था. फाइनली इन्हें रियलाइज हुई कि एक ब्लू कलर की लाइट ऊपर से आ रही है, तो ये ऊपर गए. तो फिर इन्हें समझ आया कि ये बेसमेंट में मौजूद है, और लाइट जो है वो काफ़ी ऊपर से आ रही थी बेसमेंट के डोर से, किचन से. तो ये जो है मून लाइट थी, विंडो से आ रही थी. तो स्टेयर्स पे चलते हैं, लाइट्स, किचन की लाइट को ऑन करते हैं, बेसमेंट के दरवाजे को बंद करते हैं. डरे हुए थे, काम डाउन हुए, और कंक्लूजन इन्होंने ये किया कि ये स्लिप वॉकिंग करते हुए वहां तक पहुंच गए थे. तो कुछ चीज़ें ये इसके साथ बताना चाहते हैं. वो ये कि हाउस अच्छा था, और ऐसा है कि बेसमेंट के अलावा तो हाउस बहुत अच्छा था. सिर्फ बेसमेंट ऐसा था, लगता था कि जैसे वो हाफ बना हुआ है. ठीक है, वहाँ पर एक वॉशर था, ड्रायर पड़ा था और कुछ बॉक्सेस पड़े थे. ओके, तो पॉइंट ये है कि इनके जो है वो ख़ानदान में स्लीप वॉकिंग जो है वो कॉमन है. इनका भाई भी जो है वो स्लीप वॉक करता था कॉन्स्टेंटली, और समटाइम्स जो है वो चलता चलता कहीं पे पहुंच जाता. तो ये इन्हें काफ़ी बार डराती. तो इनका भाई भी ये बात जानता है, और इनके भाई को अगर ये बात बता दे तो इनका मजाक उड़ाता. तो ये फोबिया इनके अंदर मौजूद था. तो इनके माइंड में यही था कि मैं जो वो स्लीप वॉक करते हुए वहाँ पर पहुँच गया. ओके, एनीवे वो जो है वो टीवी देख रहे आ गए लिविंग रूम में. वेडिंग क्रैशर्स देख रहे थे, और उन्होंने जो है वो यही मूवी देखी.
हंसने के लिए, और लेकिन इनके जहन में जो स्लीप वॉकिंग की फ़नी स्टोरी आ रही थी और इनके जहन में था कि भाई को बताऊंगा। ओके, इनसे पहले, इस बात से पहले इनके साथ स्लीप वॉकिंग का वाकया नहीं हुआ, इनके साथ पर्सनली नहीं हुआ था। ये इनकी पहली रात गुजर गई। दूसरी मॉर्निंग, दिन का टाइम था और इतना दिन के टाइम में इतना कोई डर भी नहीं लगा। ब्रदर को टेक्स्ट किया, पूरा वाकया बताया और उसके बाद जो है वो ज़्यादा इस पे कोई ख़ास बात नहीं हुई, जोक हुआ और ऑफिस के लिए चले गए। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा परेशान थे, थोड़े से डरे हुए थे। जब वापस आ रहे थे तो इनको थोड़ा सा घबराहट हुई कि आज फिर जो है वो स्लीप वॉकिंग ना हो, और इन्हें डरा रही थी। तो इन्होंने हार्डवेयर स्टोर से वेजेस ले लिए कि डोर पे फंसा दूंगा मैं, बेसमेंट डोर में, और इसे मार के भी चेक किया कि ओपन नहीं हो रहा। तो परफेक्ट, इनका काम हो गया और अपस्टेयर जाके सो गए। और अगेन ये कहते हैं कि कसम खाता हूँ मैं कि फिर से मैं उठा और फिर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ। अगेन मैं डार्कनेस में आ गया और एग्जैक्टली वही स्मेल, वही कंक्रीट फ्लोर अंडर माई फीट, और फिर से वो लाइट जो है वो आई। इस बार जो है मैंने ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इस बार ये थोड़ा ज़्यादा दूर आ गए थे पिछली रात के मुकाबले में। पिछली रात कपल ऑफ फीट थे, इस बार 10 फीट दूर थे सीढ़ियों से। ऊपर जाते हैं, किचन की लाइट्स ऑन करते हैं, रबर का वेज देखते हैं जो कि थोड़ा सा आगे पड़ा होता है। तो अब जब वो पिक्चर नहीं कर पा रहे होते कि वो स्लीप वॉकिंग करके कैसा है, बेडरूम से और स्टेयर्स में जो है वो खैर अगेन जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बेसमेंट की लाइट्स को ओपन रखेंगे और ऊपर चले जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं। तो वहाँ पर एक मेन स्विच होता है। ओके, एक लेआउट देने के लिए बता रहे हैं कि भाई स्टेयर्स जो है वो बेसमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक राइट साइड का एरिया जो कि छोटा सा एरिया जहाँ पे वॉशर और ड्रायर पड़ा है, लेफ्ट साइड का बड़ा एरिया। ओके, तो ये वॉक आते हैं, वॉक डाउन, नीचे आते हैं, लाइट्स ओपन करते हैं और नोटिस करते हैं कि इन्होंने एक चीज़ जो है वो तब नहीं देखी जब इनके भाई ने इन्हें फर्स्ट टाइम ये घर दिखाया था। 10 से 15 फीट दूर एक बड़े एरिया में एक डोर है जो कि एक स्मॉल क्लोसेट जैसा लग रहा है। डोर क्लोज है लेकिन वहां पर डोर खोलने का नॉब मौजूद नहीं, एक एम्प्टी होल मौजूद है वहां पर जो कि इजीली स्विंग हो सकता है। तो रियलाइज करता है कि वो जो है वो उसके काफी क्लोज था जब वो जागे थे आज, और इन्हें काफ़ी डर लगा। वो डोर की तरफ गए और उसके बाद जो है वो ऊपर चले गए, लाइट्स खुली रखकर डोर को क्लोज कर दिया, बेसमेंट के बेडरूम में चले गए। ये नाइट 2 थी। दूसरी मॉर्निंग यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग दोबारा से लेट हो गए। तो अब इनको ज़्यादा इनका टाइम नहीं था, वर्क के लिए लेट हो गए थे। तो क्यूरियसली जो है वो क्यूरियस थे कि उस डोर के पीछे क्या था, उस क्लोजेट वाले डोर के पीछे। भाई को टेक्स्ट करते हैं, उनका रिप्लाई आता है कि आप बेसमेंट में क्या कर रहे थे, और इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनने लास्ट टाइम यानी कि कल इन्होंने ये तो बताया नहीं था कि कहाँ पर जागे थे। सो जो है वो इन्होंने बताना शुरू किया कि बेसमेंट में मैं जो है वो जागा और 2 रातों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर इन्होंने एक मैसेज भेजा कि वो जो बेसमेंट है वो थोड़ा सा अजीब है, क्रीपी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ टाइप का है, तो वहाँ पे नहीं जाइएगा। और ये भी बताया कि किस तरीके से वहाँ हमने लिटिल बॉक्सेस जो है बेसमेंट में रखे और कैट जो है वो मैस कर देती थी घर में, तो और जो है ये नीचे जाने में घबराते हैं। ओके, और जो है ये खुद जो है वो लॉन्ड्री वगैरह का काम करते हैं लेकिन वो नीचे जाकर ड्रायर या वॉशर की तरफ नहीं जाते। तो इनके लिए काफ़ी हैरानी थी कि इनके भाई जो है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी और इस चीज़ों में यकीन नहीं रखते थे जब ये किड थे, और इनके डोर वाली बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया। काम के बाद जो है अगेन इन्हें उसी घर जाना था। परेशान हुए कि मुझे फिर उधर जाना होगा, तो और वहाँ पे ये रुकना अब नहीं चाहते थे। तो इन्होंने जो है वो बिल्लियों को खाना खिलाया, अपना सामान उठाया और अपनी प्लेस पे आ गए वापस से।
और इनको फिर से एक दफ़ा खाना खिलाना था, तो जो है वो दोबारा मॉर्निंग में वहाँ पर गए। फिर दोबारा जब अपने घर में जब ये आ गए थे सोने के लिए, तो दोबारा से जो है ये अब जहन मिल के आ रहा था कि किस तरीके से बेसमेंट में गए और कार पार्क की और एंड फर्दर इस बार ये जो अपने अपार्टमेंट में आ गए, तो अब ये सोच रहे थे कि किस तरीके से इनको स्लीप वॉक करके फिर से उसी बेसमेंट में जाना पड़ेगा। यानी कि वो अपनी कार में बैठेंगे और फिर जो है वो अपने ब्रदर के उसमें जाएंगे। बट यहाँ पे जो है ये सोते रहे, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये रात, तीसरी रात, थर्सडे मॉर्निंग का दिन हुआ और हाउस में जो है वो जाना था इनको और बस अब छोड़ना ही था। लाइट्स भी ऑन पड़ी थी और कह भी नहीं की उन्होंने कि लाइट्स ऑफ करें, लेकिन मॉर्निंग में इतना कोई डर नहीं था, सब कुछ एक्चुअली फाइन था। तो ये नीचे गए और डोर को जो है वो दोबारा से इनकी नज़र पड़ी उसी डोर पर। वहाँ पर जाते हैं और स्कैरी नहीं लग रहा था उस टाइम पर, कोई ऐसा डर भी नहीं लग रहा था, अनटिल ये अपना हाथ उस डोर नॉब पे ले जाते हैं। अचानक से इनको जो है इलेक्ट्रिक लाइक फीलिंग आई, जैसे स्टॉर्म से पहले हवा आती है, और इमेजिन किया इन्होंने कि एक हाथ वहाँ से आ रहा है जिन्होंने पकड़ लिया। सडनली 0 to 60 यानी कि कुछ फियर नहीं होते होते एक हॉरिबल इंसिडेंट हो गया, और डिस्क्राइब सिर्फ ये कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फीलिंग के नाम से। दोबारा भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आते हैं घर में, और कुछ महीनों बाद ये अपने भाई से मिलते हैं और स्लीप वॉकिंग के बारे में जब बात होना शुरू होती और इस बेसमेंट की बात निकलती, तो फिर वो बताते हैं कि एक्चुअल में क्या था वहाँ पर। और जब ये बताने लगते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद इनके बड़े भाई को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। तो बताते हैं कि जो प्रीवियस ओनर है उनकी एक बेटी थी जो कि इस बेडरूम, इस बेसमेंट के अंदर इनका बेडरूम था, वहाँ पर इनका क्लोसेट था। एक रात उन्होंने पिल्स ले ली और अपने आप को मार दिया, सुसाइड कर लिया। इसके बाद फैमिली जो है वो इस बेसमेंट को रीमॉडल करने लगी, बट कुछ अजीब वाक़यात हुए जिस वजह से वो नहीं कर पाए, उन्होंने यहाँ से जाना पड़ा। इसी वजह से जो बेसमेंट है वो अनफिनिश्ड है। इसी वजह से इनके भाई को ये प्लेस इतने सस्ते में मिल गई। सेलर जो था उन्होंने सुसाइड वाली कहानी बता दी, और मार्केट वैल्यू, वो कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आया तो आप मार्केट वैल्यू जो है वो बिल्कुल इस गली में सारे घरों की आप मालूम करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये घर में कितने सस्ते में मिला है, और बिल्कुल ऐसा ही था। तो बस वो जो है माफ़ी मांगते हैं कि मैं आपको पहले बता देता जब आपको मैंने स्टे करने का कहा था। फिर वो जो है वो कहानी बताते हैं उस मॉर्निंग की कि वो किस तरीके से उस डोर को खोलने गए और इनके साथ क्या हुआ, और एग्जैक्टली उनके बड़े भाई ने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइक फीलिंग और उनका चेहरा देखने वाला था। इसके बाद वो इस बेसमेंट में कभी नहीं गए, और इसके बाद से उन्होंने स्लीप वॉकिंग भी नहीं की। क्वाइट इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ी स्टोरी थी। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। उससे पहले हम अगेन आपको बताते चलें, अगर आप चाहते हैं कि आपके वाक़यात हम शामिल करें तो ज़रूर आप भेज सकते हैं अपनी स्टोरीज़ ईमेल पर mubarak@hotmail.com पर। इसके अलावा आप भेज सकते हैं हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मुबारक साठ के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वाक़ये की तरफ जो कि है द बीस्ट। On the little island I grew up on, there was a story of a beast that would come into your home at night and fiddle with kids, and it turned out to be true. It enters home at night and dressed in a rubber mask and nail-stuffed bracelet, attacking women and children. It went on for a period of 11 years from 1960 as a beast roamed the island. Caught in 1971,
story here, and then there was a book. The cover gave you an idea of what the beast of Jersey looked like. वाकया है एक आइलैंड का जहाँ पर एक बीस्ट, एक जंगली टाइप का आदमी, जंगली टाइप का जानवर, इनका र्यूमर है, एक अर्बन लीजेंड है, रात के वक्त ये बच्चों को खा जाता था, अटैक करता था। और ये टर्न आउट टू बी ट्रू हुआ कि जब ये इनके होम में रात के वक्त एंटर हुआ, रबर मास्क इन्होंने पहना हुआ था। तकरीबन ये चीज़ें 11 सालों तक चली। 1960s से कहानियाँ शुरू हुई, ये वाक़यात शुरू हुए। 1971 में इन्हें पकड़ लिया गया और इसके बाद इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। कवर जो है बुक का वो आपको आइडिया देगा कि किस तरीके का ये बीस्ट हुआ करता था। तो ज़रूर जो है वो आप इसके बारे में देखिए, द बीस्ट, और सर्च कीजिए कि क्या सच्चाई है इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच आपका भी, और आपसे जो पहले स्टोरी जो ने स्टिल साहब ने भेजी थी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी स्टोरीज, अपने वाक़यात, अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। ओके, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है द स्टिक पीपल। I am native and the story of the stick people always gave me the heebie-jeebies at dusk, or if I was alone in the woods. It basically is that there are these stick people that live in the hills and they draw children in who they don't pay attention to their parents. Children who are out past their bedtime, or even babes out of their basket. Babies out of their basket when their mothers have their back turned to put up laundry on the line. The stick people, as told to me, are small, midget-like in size and skeleton. They were mischievous and weak. They would steal from you like the extra sock from your dryer and your lost car keys or your children. As I lived in a very rural area on a reservation, I did assume these stick people live in the hills. So every time I'm in the hills, now I am always looking around and very alert. And not because there are bears and coyotes in the area, but because of the stick people. स्टोरी है लकड़ी नुमा इंसानों की। कहते हैं कि अगर आप अलोन हो वुड्स में, तो ये जो पीपल है वो हील्स में रहते हैं, वो हील टॉप में, और ये जो है बच्चों को पकड़ लेते हैं, और छोटे बच्चों को भी पकड़ लेते हैं जो बास्केट से बाहर होते हैं। चीज़ों को जो है वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और छोटे से होते हैं साइज में, चालाक होते हैं। रूरल एरिया में रिजर्वेशन के लिए गए थे, इन्हें जो है इस बारे में पता लगा। अब कितनी सच्चाई है इसमें, पहली दफा इस चीज का हमने नाम सुना है, लकड़ी नुमा आदमी। अगर आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है तो ज़रूर हमें बताइए कि आखिर इस तरीके की कोई चीज़ होती है, नहीं होती। आपने इस तरीके का कोई वाक़या सुना है? पर्सनली मेरा जो है वो कुछ इस पे रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि होंगे, ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होंगे, है। बट इंटरेस्टिंग था, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपनी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है इमेजिनरी फ्रेंड। When I was younger, I had an imaginary friend who lived in this massive antique dresser. I vividly remember him telling me stories, although I have absolutely no recollection of what they actually were.
I remember one day talking to my parents about it. Dad traveled quite a bit, so he wasn't up to date with what I was into. And when I started telling him about my dresser buddy, he wanted to know his name. It was something innocent like Peter, but I can still see him going white in the face as I told him. I then drew a picture of Peter for him. The very next day, my dad and my uncle took out the dresser and burned it. I wasn't until a few years later when I found out my dad's little brother, my uncle, also had the same friend with the same name who lived in the same antique dresser. After a few months of a typical imaginary friend stuff, my uncle started having night terror and couldn't sleep because of Peter. It got so bad that they had to move him out of his room before he managed to get back to normal. ओके, ख्याली दोस्त। जब ये छोटे थे तो इनका एक इमेजिनरी फ्रेंड था जो कि एक मैसिव, काफ़ी बड़ा एक एंटीक ड्रेसर था, उसके अंदर रहता था। इन्हें जो स्टोरी सुनाता था। एक दिन ये अपने पेरेंट्स से बात करने लगे। इनके जो फादर थे वो काफ़ी ट्रैवल करते थे, तो जो है वो इन्होंने स्टोरी सुनाना शुरू की ड्रेसर बड़ी की। इनके फादर जो है उसका नाम जानना चाहते थे और नाम उन्होंने बताया पीटर। तो फादर, जैसे ही फादर ने सुना तो उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया और जब इन्होंने पिक्चर बना के दिखाई तो उसी के दूसरे दिन इनके फादर और अंकल ने वो ड्रेसर उठाया और जला दी। Few years later, इन्हें पता लगा कि इनके डैड के छोटे भाई जो अंकल हैं, उनको भी सेम फ्रेंड थे, उनके भी सेम फ्रेंड थे, इसी नाम से, सेम इसी ड्रेस में। कुछ महीनों बाद जो इनके अंकल हैं, इनको नाइट टेरर आना शुरू हुए और वो सो नहीं पाए इसी पीटर की वजह से, और वो इतना बेड हो गया कि उन्हें जो है वो उस ड्रेसर को बाहर निकालना पड़ा बिफोर कि वो मैनेज टू गेट नॉर्मल हुए। इमेजिनरी फ्रेंड से मुझे याद आ रही है एक स्टोरी जिसमें मेरा ख्याल है कि छोटा बच्चा होता है और वो एक अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता है। उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा ये कौन है, किसके साथ खेल रहे हो? वो काफ़ी स्ट्रेंज जो है बताता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। कहते हैं कि छोटे बच्चों को जो है वो ये नज़र आते हैं और इनके साथ ये खेलते भी हैं। बहरहाल, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ, क्योंकि काफ़ी छोटी सी स्टोरी है, छोटा सा वाक़या है। लाहौर। 1 year ago, I was moved to Lahore for some reason and living in the rental house, and the apartment near to my house was empty. But most of the inside from empty house, I heard a lot of noises, just like someone dancing inside. After a few days, I came to know that a few years ago, a transgender suicide in the house. ओके, 1 साल पहले ये साहब लाहौर मूव कर दें कुछ रीज़न की वजह से और एक किराए के मकान में रहते हैं, और अपार्टमेंट जो है वो एक हाउस के करीब होता है जो कि खाली होता है, और इस खाली घर से इन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई जैसे कोई नाच रहा। कुछ ईयर बाद इन्हें पता लगा कि उस घर में एक फीमेल ट्रांसजेंडर ने सुसाइड कर ली थी।
अगेन स्पिरिट वाली जो बात है कि स्पिरिट्स जो हैं, जिन स्पिरिट एक है, अलग है, इस पर एक सवाल या निशान है और रहेगा, क्योंकि इस पर अभी तक कोई एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिल पाई है। बहरहाल ये थी आज की हमारी कुछ स्टोरीज, हमारे वाक़यात, कुछ इंसिडेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वाक़यात हम शेयर करें, आप ज़रूर जो है वो बताइए आपके वाक़यात जिनमें आपको लगता है कि जिनका ताल्लुक़ इंसानों से नहीं था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से था, या वो नॉर्मल नहीं था, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आप अपने वाक़यात हमें ईमेल कर सकते हैं mubarak60@hotmail.com पर। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप मुबारक आर्ट के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने वाक़यात को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, आप बिल्कुल भेज सकते हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म पर। अगर आपके वाक़या इस नौयत का हुआ तो हम ज़रूर जो है उसे शामिल करेंगे। कुछ गुजारिश है, अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो आप ज़रूर जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, बताइए। और YouTube पर हमारा चैनल मुबारक 60, इस पे आप ये शो सुन रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। जाते जाते बस इतना ही, इन चीज़ों का मजाक मत उड़ाइए, अल्लाह से डरिए, पाक साफ रहिए। जिंदगी रही तो अगले सैटरडे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।